पांचवी कंडीशन में यदि वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस पर रखी हुई तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। पांचवी बता दी। छठवीं कंडीशन में वस्तु आगे रखी हुई होगी, पी और एफ के बीच में होगी, ए और बी नाम रहेगा वस्तु का, एक प्रकाश किरण समांतर आएगी और मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी। तो ये कुछ ऐसी दिख रही होगी, यहाँ से फैल रही है प्रकाश किरण, तो यहाँ नहीं काट पाएगी, इसलिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। आखिरी छठवीं कंडीशन में ही हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बाकी सब में हमको जो है वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें आभासी और सीधा मिलता है, जहाँ काटा वहां सिरा, ए डैश और बी डैश। मतलब इस पे ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, इसलिए रेयर कंडीशन है थोड़ी सी, कि यदि हम वस्तु को कहाँ पर रखे अवतल दर्पण के सामने कि हमको प्रतिबिंब सीधा और आभासी मिले, तो हम बोलेंगे ध्रुव और फोकस के मुख्य फोकस के बीच में रखो तो आपको प्रतिबिंब आभासी और सीधा मिलेगा, है ना। तो ये छह कंडीशन है। आई होप समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 2 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, तो अगर डेफिनेशन बोले लेंस सूत्र की तो वो बनती है, ये सारी 6 स्थितियां हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आ रहा हूँ दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पे, वो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना, बहुत बार 2 नंबर में पूछे गए हैं, आप पूछ भी नहीं सकते कि कितनी बार आए हैं, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। शायद वो डायग्राम भी याद आ रहे होंगे आपको सामने माइंड मैप में, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में, वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है ना। और शेविंग दर्पण भी नहीं बोला जाता है। शेविंग मिरर किसको बोला जाता है? अवतल दर्पण को नाई वगैरह शेविंग मिरर का यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसके उपयोग बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना है, तो ये उत्तल दर्पण से केवल दो ही भैया स्थितियां होती है। हाँ, भैया वो आप मतलब आपने बोला था एक आदर्श रूप में तो खैर सोलर कुकर में समतल का प्रयोग होता है तो, हम्म लेकिन अवतल का होता है ना। हम्म एक आदर्श सोलार भट्टी में अवतल दर्पण का यूज होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोलर कुकर देखेंगे तो वहां पर समतल दर्पण दिख रहा होगा आपको। ये बोला था मैंने, आदर्श जो। भैया नहीं, हाँ, अरे नहीं, बुक में समतल लिखा होता है, आप बोल रहे थे अवतल नहीं का नहीं, होता बुक है में नहीं, बुक में अवतल दर्पण ही लिखा हुआ है। सोलर कुकर में। हाँ, डायग्राम बना हुआ है, नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा हाँ 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 हाँ। भैया भैया भट्टी में अवतल का होता है, कुकर में समतल का होता है। ना, 2 मिनट कंफ्यूज ना हो, सोलर भट्टी और सोलर कुकर दोनों में ही मैं सोलर अवतल दर्पण कुकर का यूज की हुआ है। बात कर रही हूँ। सोलर कुकर की बात कर रहे हो आप? जी। सोलर कुकर में भी समतल की जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो व्यावसायिक स्तर पर है ना, उसमें समतल का यूज कर रहे होते हैं, प्लेन मिरर का यूज कर रहे होते हैं। बेफिक्र रहो, इसमें जो आएगा सोलर भट्टी ही आएगा। सोलर दर्पण, सोलर अगर आता है तो भी आप अवतल दर्पण ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। यहाँ पर भी साफ साफ सौर भट्टियों का लिखा हुआ है, बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि आइडियली आदर्श रूप में सोलर कुकर में भी हमको अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि महंगा पड़ता है ना। मैं फिर से क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, सोलर भट्टियों में तो किया ही जा रहा है अवतल दर्पण का यूज, सोलर कुकर में भी हमें अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए आदर्श रूप में, लेकिन व्यावसायिक रूप में अवतल दर्पण बनाना कठिन होता है, ज्यादा मेहनत लगती है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसलिए लोग बाग समतल दर्पण से भी वही काम हो जाता है, रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो क्यों जबरन में हम इसका यूज करें, है ना। इसलिए सोलर कुकर में समतल दर्पण लगा रहे होते हैं हम। तो बेफिक्र रहो, सौर भट्टी ज्यादातर पूछा जाता है, सोलर कुकर के चांसेस पूछने के कम है। आगे बढ़े। प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां उत्तल दर्पण से, जब अनंत पर होती है वस्तु तो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं और हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, सीधा मिलता है, बिंदु आकार का मिलता है। फिर दूसरी कंडीशन में या तो ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं होगी वस्तु, जैसे हम काटेंगे तो हमें जो है वो प्रतिबिंब आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा, इसी कारण से तो
पहाड़ों को तक देख सकते हैं हम उत्तल दर्पण में। और इसीलिए तो साइड मिरर में हम जो है बस को भी आसानी से देख पाते हैं, पूरी बस दिख जाती है हमको गाड़ी के साइड मिरर में। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है इसी कारण से, क्योंकि ये बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखा देता है। इसलिए उत्तल दर्पणों का यूज जो है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसको बोलते हैं पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। और हमेशा इससे मिलने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है ना। तो ये जरूरी है। उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे हुए हैं, तो वाहनों के पश्च दृश्य में इसका यूज किया जाता है। ये दर्पण वहां के पास में साइड में लगे रहते हैं। और इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि हम क्यों जो है वो पश्च दृश्य का ही यूज करते हैं, तो उसका आंसर यही है। मेरे ख्याल से आपने याद भी कर लिया होगा अभी तक तो। उसके बाद है गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। शायद मैं कुछ एक चीज मिस कर रहा हूँ, मैं मिक्स करता चला जा रहा हूँ सब चीजें, है ना। मेरे को इतना ज्यादा डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन है हो गया ये तो, रिवीजन नहीं करवाना है मेरे को। मैं थोड़ा ज्यादा डीप में हो गया। मेरे को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं फिर से शब्द रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा आपको। आपको कौन कौन से शब्द पता होना चाहिए। परावर्तन आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको दर्पण पता होना चाहिए, और जिसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आ जाता है। तीसरी बात, आपको जो है इसमें चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी क्या है। आपको अपवर्तन पता होना चाहिए, उसके उदाहरण पता होना चाहिए, उसके नियम पता होना चाहिए। आपको इसमें जो है लेंस सूत्र पता होना चाहिए, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, और जो है आपको लेंस की क्षमता और आवर्धन। ये 8 टॉपिक हैं, ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन इन 8 टॉपिक पे बनेगा, इनसे बाहर जा ही नहीं सकता, यही 8 टॉपिक मेन है अगर बेसिक क्वेश्चन बनता है तो। मॉडरेट क्वेश्चन जो जाता है वो बुक पे से जाता है, और बुक में हमको जो मिलते हैं वो यही क्वेश्चन मिलते हैं जो अभी आपको बताया मैंने। अगर आप कंफर्म करोगे तो ये मिल जाएगा पेज नंबर 185 पर। 185 पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये बुक के मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। और ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य फोकस की परिभाषा पूछी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, दर्पण का नाम जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, दर्पणों में हम पश्चदर्श का ही, उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ। अगला जो है वो चिन्ह परिपाटी है, तो प्लीज चिन्ह परिपाटी में यही वाला क्वेश्चन बनाए। अवतल दर्पण में चलो फिर, मतलब अपवर्तन में चिन्ह परिपाटी की डायग्राम एक बार प्लीज बनाकर देख लीजिएगा। 2 नंबर में डायग्राम बनाने को आ सकता है चिन्ह परिपाटी का, और 4 नंबर में भी आ सकता है चिन्ह परिपाटी, आया हुआ है क्वेश्चन 4 नंबर में, है ना। तो चिन्ह परिपाटी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर में बेहिचक पूछ सकता है एग्जामिनर। डायग्राम सहित आपको चारों पॉइंट पता होना चाहिए इसके, कि वस्तु को सब सारी दुनिया ध्रुव से नापी जाती है, वस्तु को हमेशा प्रकाश किरण बाएं से दाएं ओर आपती है, तो मन से लिख सकते हो आप बिल्कुल, ये कोई इसमें नहीं है वो। प्रकाश किरण बाएं से दाएं ओर स्थित मानी जाती है, मतलब हमेशा वस्तु को हम आप इसमें, सॉरी, पहला लिखा हुआ है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है, अर्थात प्रकाश किरण जो है बाएं से दाईं ओर आपतित होता है। मन से लिखना है, बाएं से दाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से नापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। फिर उसके बाद प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां, या फिर मूल बिंदु के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इन्होंने दाईं बाईं लिखा हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश के दिशा में नापी गई सारी दूरियां, वो भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर यहाँ लिखोगे मूल बिंदु यानी कि ध्रुव के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, और ध्रुव के बाईं ओर की सारी दूरियां या एक्स अक्ष के अनुदिश नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती, माइनस एक्स अक्ष की। ये लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स अक्ष। उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती है प्लस वाई अक्ष पे, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में पेपर कठिन बनाना है तो चिन्ह परिपाटी दिखेगी, इजी बनाना है तो न्यूमेरिकल दिखेगा, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है वो चीज।
अगला जाता है दर्पण सूत्र, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आवर्धन जो है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता किसी को मालूम नहीं होगा इसका। आवर्धन का जो है वो डेफिनेशन इसी केस में बनी हुई है, m बराबर से प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। फॉर्मूला लिख दोगे, दर्पण के लिए आवर्धन होता है माइनस वी अपॉन यू, याद रखने वाली बात है, कंफ्यूजन होता है जो। दर्पण के लिए होता है माइनस वी अपॉन यू और लेंस के लिए होता है वी अपॉन यू। और यहाँ पर जो है एक बात याद रखिएगा, दोनों में सेम है वो चीज। अगर आवर्धन माइनस आता है, लेंस और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आवर्धन के लिए माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। लेंस और दर्पण दोनों के लिए याद रखिएगा, दोनों के लिए सेम है। आवर्धन अगर माइनस में है तो वास्तविक होगा, आवर्धन अगर प्लस में है तो आभासी होगा। लेंस और दर्पण दोनों के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा ये न्यूमेरिकल, जो कि मैंने आपको बोला है, एक बार प्लीज सॉल्व करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, आसानी से बन जाएगा। देखो पढ़ोगे तो, मैं नहीं करवा रहा हूँ, कर लोगे, मुझे इतना तो भरोसा है। अगर नहीं बने तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देके, जिस भी बच्चे से नहीं बनेगा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देके बता दूंगा, है ना। इसके बाद जो है दो क्वेश्चन है, ये दर्पण पर है दोनों, एक अवतल दर्पण पर है, एक उत्तल दर्पण पे है, थोड़ा सा जरूरी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर से फोकस दूरी पूछी, वक्रता त्रिज्या 32 दी हुई, वक्रता त्रिज्या दी हुई तो इसकी आधी हो जाएगी फोकस दूरी, सीधी सी बात है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये मैंने पहले बताया आपको सॉल्व करना, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपन, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में आ सकता है। कोई अवतल दर्पण, डिटेल लिखना पड़ेगी, अवतल दर्पण लिखा हुआ है, अपने सामने 10 सेंटीमीटर को, यू की वैल्यू कितनी दी हुई, यू बराबर से 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यू जो है वो अवतल दर्पण के लिए माइनस में ही होगा, अवतल दर्पण है माइनस में होगा। बिंब 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, आवर्धन का मान दिया हुआ है, m बराबर से दिया हुआ है। अच्छा, अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो आवर्धन का मान कितना होगा, -3 होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो -3 होगा। हमसे बोला v की वैल्यू फाइंड करो, v की वैल्यू फाइंड करो। हमको मालूम है आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर से -v अपॉन यू, दर्पण के लिए बोला है ना, दर्पण साफ साफ लिखा हुआ दर्पण, तो -v अपॉन यू, m बराबर से हो जाए, m की वैल्यू -3 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू v बराबर से 10 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यही आंसर है प्रतिबिंब की दूरी, है ना। ये क्लास में भी कर चुके हैं डिस्कस अपन, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है। उसके बाद आ जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन एक बार फिर से देख लेते हैं, तो मैं लगभग लगभग वैसे ही चल रहा हूँ, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा हूँ। अपवर्तन की परिभाषा पहले तो, अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, जी ध्यान से सुन लेना, गलत नहीं लिखना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से क्यों बोल रहा हूँ जबरदस्ती, जय भी ध्यान रखना, विरल माध्यम सघन माध्यम पहले लिख देते हो, नहीं लिखना है भाई साहब, सीधी सी डेफिनेशन है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, पानी से भरे हुए कांच के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या फिर पानी से भरे हुए कांच के गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये दोनों ही उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद आएगा, इसी को एक्सप्लेन करते हुए 2 पॉइंट लिखोगे, जब प्रकाश किरण, अब अपने दिमाग में थोड़ा सा कांच की सिल्ली का प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया हुआ है, उस डायग्राम को याद करते हुए 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, आंखें बंद कर लो चाहो तो, वो डायग्राम आपके सामने आ जाना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब बीच वाला होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरे पॉइंट में लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ रही होगी, आंखें बंद करते समय ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये सघन, स्टार्टिंग में विरल माध्यम था, अभिलंब था और ये ऐसी हो गई थी, फिर ये अभिलंब था और ये ऐसी हो गई थी। ये दोनों प्रकाश किरणों को समांतर जरूर बनाना, इसका डायग्राम बनाओ जो अपवर्तन का, है ना, पहले ही बोल चुका हूँ, नाम लिखना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, इसको डॉट डॉट बनाओगे अभिलंब को। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है,
झुक जाती है, मतलब इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी ना जाते हुई ऐसी गई, इस साइड से गई, तो अभिलंब की तरफ झुक गई। और जब भी सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। डायग्राम बनेगा आपका सामने, ये डायग्राम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कब आ रहा है भाई, कांच का तक ये है डायग्राम आपके सामने है। तो हाँ, अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, होशियार बनते हैं। मैंने बोला है ये वाला कांच का डायग्राम आएगा तो यही बना के आ जाते हैं। अब जब ये कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, भैया तो मूर्ख है, भैया तो कुछ भी करते हैं। अब इसको जब कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको जब बना रहे होते हैं, देखना तो कैसा बनाते हैं कॉपी में, कॉपी में कैसा बनाते हैं। ये बनाया, प्रकाश किरण ऐसे दिखाई, और इसमें क्या है, बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई, लगभग लगभग वो ऐसे निकल गई है। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, इसको लगभग लगभग ये सीधी निकल गई है, बिल्कुल हल्की सी इधर आई और हल्की सी मुड़ी, बिल्कुल इतनी, और फिर ऐसी हो गई। तो ये तो मुड़ती हुई दिखाई देती ही नहीं इधर की। तो होशियार बन के यही कि ये डायग्राम पेस्ट करके आ जाते हैं, बिल्कुल मत करना ये गलती, इस डायग्राम को पेस्ट करने की। सीधी सी बात है, यहाँ पर डायग्राम आपको ऐसा बनाना चाहिए। इसमें ये कांच की सिल्ली बनाई है आपने, इस वाली प्रकाश किरण को झुका हुआ बनाना है, फिर उसके बाद इस वाली को बिल्कुल ऐसा तिरछा बनाना है, अलग ही दिखना चाहिए बिल्कुल तिरछी, और इस वाली को फिर से ऐसा बनाना है, और इस वाली को थोड़ा सा आगे डॉट डॉट लाइन में इसको आगे बताना है, ये बताना है कि दोनों पैरेलल हैं। ज्यादा होशियारी मत बताना, टीचर को अलग ही दिखना चाहिए वो चीज। यहाँ पर अभिलंब बनाओगे डॉट डॉट में, ये आपतन कोण रहेगा, ये अपवर्तन कोण रहेगा, अपवर्तन कोण ये वाला भी रहेगा, और ये निर्गत कोण रहेगा। नाम लिख दोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, और ये वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम। अलग ही दिखना चाहिए अपवर्तित होते हुए, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, नंबर दे के आ जाओ फ्री फोकट में। करा है बच्चों ने, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब बोलने के बाद भी गलती करते हैं तो फिर गुस्सा आती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है दो नियम जो कि थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को। पहला नियम तो सरल है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आप अगर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले प्रश्न नहीं भी बोल पाओ तो सीधी बात है, आपतन दोनों पृष्ठों के लिए आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम तो इजी है, दूसरा नियम जरूर थोड़ा सा कठिन है, और अगर इसको देखोगे तो और कठिन लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे नियम का जो बोलते हैं उसको आप हेडिंग में डाल सकते हो, स्नेल का नियम नहीं डालो तो अच्छा है, सीधे सीधे लिखना। आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, फॉर्मूला याद रखना, साइन आई साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम पहले माध्यम का दूसरे माध्यम, यहाँ लिखना साफ साफ लिखना, कोई भी कंफ्यूज मत होना, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के साथ लिखेंगे, दूसरे माध्यम का पहले के दूसरे का, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो आता है वो लिख देना। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन। आपने क्या बोला, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम को बाद में लिखना है, एन टू वन, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन टू वन कहते हैं, है ना। तो एक बार मैं फिर से वो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को क्लियर कर देता हूँ, कब पहले लिखना है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको यहाँ पर क्लेरिफाई करने के लिए वो अपवर्तनांक को फिर से समझाते हैं। अब अपवर्तनांक टॉपिक वाला आता है तीसरे लेवल का टॉपिक। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो क्वेश्चन बोलेगा वो 2 नंबर में, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं समझाइए। 4 नंबर में देने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं आ सकता 4 नंबर में। तो मैं आपसे बोलूंगा अगर अपवर्तनांक आता है आपको 2 नंबर में लिखने के लिए, तो अगर अथवा वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपवर्तनांक अटेम्प्ट करिएगा। वैसे आपको पता है अपवर्तनांक किसे बोलते हैं। तो अपवर्तनांक के बारे में, निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन यहाँ पर ही हो जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए अपवर्तनांक की तो डेफिनेशन ये होगी, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे मान लीजिए कांच और वायु दोनों में प्रकाश की चाल चल रही है ना, तो वायु में प्रकाश की चाल तेज होगी, कांच में धीमी हो जाएगी।
तो दोनों में जो हम अनुपात निकालेंगे उसको हम बोलेंगे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो अपवर्तनांक होते हैं। यहाँ पर जो है आपने जो स्टार्टिंग में देखा, इसको हम इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमेशा पहले माध्यम के लिए वायु होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? हम जब भी अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष नाप रहे होते हैं, तो सीधी सी बात, जब भी हम अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष नाप रहे होते हैं तो हम उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। साफ साफ लिखा हो, माध्यम 1 यदि निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो सीधी सी बात, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आई होप सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ गए होंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक दो माध्यम है, कोई भी हो सकते हैं, उन दोनों के अगर प्रकाश की चालों के अनुपात को आप एक नियतांक के रूप में वैल्यू करोगे तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर्मूले में बस यही लिख दोगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्मूले में क्या लिखोगे, n21 बराबर से माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1, तो माध्यम 1 जो ऊपर आ रहा है ना, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो वो बाद में लिखा हुआ है। जो माध्यम 2 नीचे आ रहा है वो पहले लिखा हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे माध्यम 1 का, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर आप इसको बोलोगे n21 को कैसे पढ़ेंगे, तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसको हम पढ़ते हैं n12 तो बोलेंगे 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना। तो यहाँ पर आप, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसमें अपन केवल स्थिरांक लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप एन एन यहाँ के एन लिख दोगे ना, तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि इसे हम जो है स्थिरांक बोलते हैं और उसे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। केवल एन लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बचने के लिए मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि इसको आप ये लिख देना n21 या n12, दोनों ही लिख देना, खत्म बात। और इसमें क्या लिखोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं दूसरे नियम को। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, बटे लगा हुआ है, का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों पॉइंट लिख दो, खत्म, टेंशन ही खत्म। डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और इसे ही हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसे ही हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव कठिन बना हुआ है। स्नेल के नियम के लिए 0 डिग्री लेस देन आई लेस देन 90 डिग्री सत्य है। तो हो सकता है केवल आई लिख दे, 0 से 90 के बीच का कोण बन रहा होगा। आई का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, सीधी सी बात ये बोल रहा है वो। अगर 90 से ज्यादा होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 90 होता है ना, 0 से 90 इसके बीच में होना चाहिए, बस इसके बीच में होना चाहिए। 90 से ज्यादा होगा, अगर 90 भी होगा ना, 90 की इक्वल भी नहीं लगा, देखो अगर 90 भी होगा ना तो अपवर्तन नहीं होगा, कांच की सिल्ली से सीधे सीधे, कांच की सिल्ली पे अगर 90 डिग्री पे कोई प्रकाश किरण गिरेगी तो सीधे सीधे निकल जाएगी, ये मतलब है उसका, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। 0 होगा तो भी नहीं हो पाएगा अपवर्तन, तो मत जाओ उस पर ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा डीप में। सीधी सी बात ये है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष या फिर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और बुक में एन ही लिखा हुआ है तो प्लीज एन का यूज करें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हालांकि अपवर्तनांक को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में n12 और n21 ही लिखा हुआ है, तो प्लीज प्लीज उसको फॉलो करें, है ना। ज्यादा अपने मर्जी से ना चलाएं। बुक में n1 n2 का यूज किया हुआ है, आप भी वही करें और वही करेंगे, है ना। यहाँ पर फिर n फिर से ये फॉर्मूला मैंने फिर से बता दिया। अगर मान लो सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखने के लिए आए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक समझाने के लिए पहले आपको सापेक्ष अपवर्तनांक बताना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक बताने के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक बताना पड़ेगा, तो आप लिखोगे अपवर्तनांक की डेफिनेशन। अपवर्तनांक मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक ही होता है। तो अब ऐसा मत करना, देखना क्वेश्चन आया है, गलती मत करना, बेसिक मिस्टेक। क्वेश्चन आया निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
अब मैंने आपसे बोल दिया कि आपको निरपेक्ष समझाना है तो पहले सापेक्ष लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। दिमाग खराब हो जाएगा उसका, टीचर का। बोलेगा बेटा बोला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तू हेडिंग डाल रहा है सापेक्ष अपवर्तनांक की, गलत है, काट देगा, पढ़ेगा ही नहीं, खत्म कर देगा वो कहानी। तो जब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। अपन पूछा निरपेक्ष लिख सापेक्ष रहे तो टीचर को गुस्सा आएगी, तो आप क्या करो, हेडिंग मत डालो, आप लिखो अपवर्तनांक की डेफिनेशन, हेडिंग डाल के नहीं, लेकिन आप लिखोगे कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जब जब इसको लिख दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे n12 बराबर से n21 लिखना चाहिए। n21 बराबर से पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। n21 वन का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ऊपर वन आएगा नीचे टू, इसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और जब माध्यम एक वायु होता है तो हम जब प्रथम माध्यम वायु होता है तो हम वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे होते हैं। इसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे ही हम निरपेक्ष, अर्थात जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। मैंने डिस्क्राइब करने को क्यों बोला, क्योंकि आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। अगर केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन इतनी लिखोगे कि पहले माध्यम, यदि हम पहले माध्यम हमेशा वायु लेते हैं और पहले माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए मैं सेफ साइड में खेलते हुए आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग करोगे आप जब दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। n2 1 बराबर से प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। v1 v2 भी लिख सकते हो आप, उसमें चाहो तो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। तीसरे लेवल का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है करो आप इसको। अगर थोड़ा सा टफ लगे ना तो मत करना। मैं थोड़ा सा लेवल हाई रखता हूँ साइंस का, और मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ। अगर आपको लग रहा है कि टफ है तो आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेहिचक। तो इसमें जो है इसको आपको जो है उसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने के बाद जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा। अगर आता है तो चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के, और आपको अथवा वाला बन ही जाएगा अगर। उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव में बनती हैं वायु के ये सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए, सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब पहला माध्यम क्या है इसमें, वायु है। कुछ द्रव्यमात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का दिया हुआ है, वायु का या कुछ के याद कर लेना, क्योंकि सारे तो नहीं हो सकते, और बुक भी कई बार जगह बोल देती है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बताइए केरोसिन और अल्कोहल में से किस में प्रकाश की चाल तीव्र होगी, तो आप बोलोगे अल्कोहल में, लेकिन उनको ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा उनको, है ना। लेकिन हाँ कुछ के याद कर लो एडवांस रूप में, वायु का याद कर लो, बर्फ का सेम सेम जल में याद रखो, जाहिर सी बात है। अल्कोहल अल्कोहल और केरोसिन क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद हीरा जो है वो जरूरी हो जाता है। कांच के नाम पे केवल एक ही कांच है, तो कांच भी एक बार 1.52 आधा डेढ़ होता है उसका पूरा, तो वो याद रख सकते हो। ये याद रखिए बस, वायु जल अल्कोहल केरोसिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए जरूरी है, और क्राउन कांच हीरा, ये याद रखिए, बाकी की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रखार्थ कन्वर्शन होता है, ये द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। अध्याय में विरल माध्यम से घन माध्यम का प्रवेश कर रहे हैं, नहीं इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन आते हैं आपको अपवर्तनांक, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बता रहा होता है आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से अपवर्तनांक पता है कि नहीं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका धन का अभिप्राय क्या है। आप इसके आंसर में लिखोगे हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात प्रकाश की तुलना में सॉरी वायु में प्रकाश की चाल जो होगी वो उसकी शब्द नहीं बन रहा, हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी ना वो वायु की तुलना में 2.42 गुना कम होगी। हीरे में स्पीड कम हो जाएगी प्रकाश की, कितने गुना कम हो जाएगी, 2.42 गुना कम हो जाएगी। तो आप इसके आंसर में निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात जो प्रकाश की चाल है वो हीरे में प्रकाश की तुलना में वायु की तुलना में 2.42 गुना कम हो जाएगी।
है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। केरोसिन और तारपीन का तेल दिए हुए, अच्छा तीन, मैंने अल्कोहल बोल दिया था, तारपीन का तेल है क्वेश्चन में, अभी जस्ट बोला था ना आपको, अल्कोहल, अल्कोहल और केरोसिन, केरोसिन की जगह तारपीन का तेल है उसमें। तो केरोसिन का 1.44 है और तारपीन का 1.47 है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसे आ जाते हैं लेंस। तो लेंस की परिभाषा किसके बोलते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, लेंस कहलाता है। लेंस दो तरह के होते हैं, अच्छा द्विउत्तल को ही उत्तल बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। इसे द्विउत्तल को ही हम केवल उत्तल लेंस भी बोलते हैं। तो दोनों पृष्ठ जो है वो उभरे होते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो ही प्रकार के लेंस है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, तो वो पता होना चाहिए आपको। और अपसारी जो है अवतल लेंस को बोलते हैं, इसको द्वि अवतल भी बोल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके क्वेश्चन, इसके जो डेफिनेशन है वो कम पूछी जाती है, हालांकि कम, बहुत कम पूछे जाते हैं इसके जो डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। आग लगाने की बोल रहे हैं, उत्तल लेंस से आग लगा सकते हैं, अपन ने लगाई भी है। लेंस का मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, वही समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है। अब यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, परावर्तित नहीं, अपवर्तित होती है, और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उत्तल लेंस में काट रही होगी, अवतल लेंस में काटती हुई प्रतीत हो रही होगी, तो उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोकस दूरी भी, फोकस तक की दूरी तक जो है वो फोकस दूरी। उसके बाद लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, तो ये 6 स्थितियां हैं। अगर आप में से किसी को भी उत्तल लेंस की 6 स्थितियां या अवतल लेंस की 2 स्थितियां समझ में नहीं आती हैं, पूछना है, तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, आप पूछ लीजिएगा एक्स्ट्रा टाइम में, मैं इसको बता दूंगा अगर समझ में नहीं आती है तो, है ना। और मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है या उससे डर लगता है, तो न्यूमेरिकल दर्पण या लेंस दोनों में से किसी एक के अच्छे से करके चले आओ, या तो न्यूमेरिकल वो उदाहरण वाले दर्पण के देख लो, या लेंस वाले देख लो, जो भी आपको आसान लगते हैं ना वो देख लो। और बेहतर तो यही होगा कि सभी देख लो। अगर डर लगता है उस केस में बोल रहा हूँ, एक कोई से अच्छे करके चले जाओ, चांसेस है आ जाएगा उसमें से। फिर उसका लेंस सूत्र आप सभी को पता है, डायप्टर में नापा जाता है, फोकस दूरी होती है इनवर्सली, और फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में अगर फोकस दूरी लिखा हुआ आता है, दो क्वेश्चन जहां पर बच्चे ओवर एक्सोरेटेड हो जाते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूंगा, पहला आता है, बोले वक्र त्रिज्या इतनी है तो फोकस दूरी निकालो, तो उसमें तो सेंटीमीटर मीटर का ध्यान नहीं रहना पड़ता क्योंकि वो वहीं पर है। जब लेंस सूत्र में लेंस की क्षमता निकालना होती है, तो बोल रहे हैं बताइए किसी लेंस की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो 32 सेंटीमीटर ही रख देते हैं फॉर्मूले 1/f में, 1/32 रखा, आंसर निकाल दिया, अरे खुश हो गए, बहुत सारा लाया था। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने ही भूल गए, तो मीटर में होती है, बार बार बोला जाता है आपसे। तो यहाँ पर ओवर एक्साइटेड नहीं होना इजी आ जाता है इसमें। तो आवर्तन वही बात, अगर माइनस होता है तो यहाँ पर भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, अगर प्लस होता है तो और ये दो न्यूमेरिकल फिर से बोल रहा हूँ, बुक के है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है इसमें, मेरे ख्याल से अनामिकन है ना, जो आपको पहले दिक्कत ये थी अब नहीं जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा उदाहरण के क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा होगा एक बार फिर से आप इसके। लेंस की क्षमता बता दी मैंने आपको। उसके बाद एक डायोप्टर, ये क्वेश्चन अपने आप में कहाँ पर भी आता है ना, 1 वोल्ट, एक एम्पियर, एक वॉट, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको भूलने की जरूरत ही नहीं है। 2 मीटर फोकस दूरी के, तो इस चैप्टर में यही था। भाई साहब एक ही चैप्टर में 1 घंटा लगा दिया मैंने तो, बहुत ज्यादा डीप में चला गया मैं चैप्टर में, रिवीजन करवा दी एक तरह से मैंने। चलो अगला चैप्टर जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, ये वाले न्यूमेरिकल बोल रहा था मैं, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल है यहाँ पर, 5 न्यूमेरिकल है ये दर्पण लेंस वाले, 10वां 11वां 12वां 14वां 15वां, मैंने लगभग हर एग्जाम में दिया है ये न्यूमेरिकल, तो एक आध ना एक आध हो सकता हो जो एग्जाम में दिए हुए वही न्यूमेरिकल जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा एग्जाम में मैं उल्टा सोचता था, मेरे को कम लिखना पड़े वैसे न्यूमेरिकल चूज करता था मैं। तो हो सकता है मेरी तरह आलसी टीचर हो तो हो सकता है ये आ जाए, नहीं तो आपको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अगले चैप्टर में जो है वो फिक्स है चीजें, कौन कौन से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला, अच्छा पहले बेसिक चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए वो है मानव नेत्र के बारे में, दूसरा निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के बारे में मस्ट रीड है,
जरूरी है, ये तो कॉमन क्वेश्चन होगा अगर इस पे से आता है। तीसरा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन साइड में आता है, वो टफ में चला जाएगा हालांकि, लेकिन बोल दे रहा हूँ यहीं पर, टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन पर आधारित है, तो वो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो है इसमें जो वर्ण विक्षेपण है, कॉमन टर्म में आपको पता होना चाहिए। तारों का टिमटिमाना, सूर्य और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताव प्रतीत होना, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देना नीले की जगह, ये कॉमन टर्म है। बहुत कॉमन क्वेश्चन होंगे अगर आते हैं तो, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप जो है वो निकट दृष्टि दोष दूरदर्शी दोष करो, अच्छे से तैयार करो इसको, है ना। बहुत हद तक चांस है निकट दृष्टि दोष दूरदर्शी दोष में से एक के किसी के आने के। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल आधारित होता है, इसमें तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताव प्रतीत होना, सूर्य का अग्रिम विलंबित सूर्यास्त, आसमान का नीला दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा गा क्लास के बाद, क्योंकि मेरे को खत्म करना पड़ेगी क्लास अभी 3 मिनट में। और इसमें ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक सामान्य से क्वेश्चन आपको ये अभ्यास में भी मिल जाएंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय, ग्रह नहीं टिमटिमाने का कारण भी वही है तारे का टिमटिमाने में, है ना। सूर्योदय नहीं, अंतर है, ग्रह पास है, आपको आंसर पता होंगे, रटना पड़ेंगे आपको, मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताव क्यों प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को नीले की जगह आसमान काला क्यों दिखाई देता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये वाले। और वर्ण विक्षेपण बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंद्रधनुष क्यों बनता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है ना, आपको पता होना चाहिए। मानव नेत्र के बारे में आ सकता है, हटा नहीं है तो वो जरूरी। मानव नेत्र हटा है क्या, मुझे क्या याद है, मानव नेत्र हटा, पिछले साल हटा था शायद। नहीं भाई कुछ नहीं कुछ नहीं हटा, कुछ नहीं हटा हुआ है, तो मानव नेत्र जरूरी हो जाता है उसमें। और अगर मैं लाइन से चलूँ ना, मानव नेत्र के बारे में लिखने को आ सकता है, 3 नंबर में आएगा ना। हाँ भैया हाँ, हाँ भैया। नंबर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अभी कैसे देखेंगे, देखना तो पड़ेंगे, आज रात में आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि कल छुट्टी हो जाएगी। भैया कल सुबह है तो 7 बजे। सुबह है लेकिन शाम को नहीं है कल, थक गए हो। सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे है जीत कर क्लास, सभी लोग सुन लें, फिर से बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे है क्लास। मुझे बाहर जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं देख पाओ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखूंगा, अपलोड भी कोशिश करूंगा तुरंत कर दूं, है ना, कोशिश करूंगा, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा। भैया हाँ, ये वाली भी कर देना थोड़ी, कर दूंगा, ये ठीक। अपलोड वीडियो। हाँ हाँ, अभी कर दूंगा। तो इसमें आँख का निकटदर्शी दोष दूरदर्शी दोष दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक वर्ण विक्षेपण बहुत कॉमन है, चौथा टॉपिक इंद्रधनुष, पांचवा टॉपिक आसमान का तारे टिमटिमाना, और छठवा टॉपिक सूर्योदय सूर्यास्त के समय रफ्तार प्रतीत होना। ये 6 टॉपिक बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं ये मॉडरेट टेबल के टॉपिक अभ्यास में दिए हुए क्वेश्चन वो आएंगे मॉडरेट। अब बताते हैं कठिन आना होगा तो क्या आएगा। कठिन आना होगा तो आएगा प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन को समझाइए। अगर कठिन आना होगा तो इसमें से ये आएगा, प्रिज्म से अपवर्तन समझाइए। दूसरा क्वेश्चन जो कठिन आना होगा, अगर घुमा के देना होगा, तो वो होगा जो हमारी नेत्रदान होता है, नेत्रदान क्या है, किसे कहते हैं, कौन व्यक्ति नहीं कर सकते नेत्रदान, वो क्वेश्चन एक अलग होगा, है ना, इससे हटके होगा कठिन में। उसके बाद आएगा जो कठिन होगा इसमें से, प्रिज्म से अपवर्तन बता दिया मैंने। और तीसरे नंबर पे फिर वही आ जाता है, क्या बोलते हैं जो अभी बताया था ना मैंने आपको, इंद्रधनुष का बनना भी एक तरह से थर्ड लेवल पे क्वेश्चन है, क्योंकि वो बुक का क्वेश्चन नहीं है, थर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है वो। और एक एक ही अलग क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है। हाँ जी का किंडल प्रभाव भैया से बनना है ना। क्या